नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मणा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ द बियॉन्ड यानी कि द उबाब में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 मार्च हो चुकी है और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे 20 मार्च को कक्षा 10 के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की एग्जाम होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा समय है जब विद्यार्थी अपनी सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद में अपने ही मन से सवाल पैदा करने लगता है कि पेपर में क्या आएगा, पेपर कैसे मैं करूंगा, एक अच्छा पेपर क्या हो सकता है और इतनी अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी क्या मेरा पेपर खराब हो सकता है, मैं फेल हो सकता हूँ या फिर मैं और अच्छे ज्यादा नंबर प्राप्त करूंगा, 90 या 95 या 100 तक मैं जा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में चलते हैं। जो मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो अपनी तैयारियों में लगातार लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं टॉपिक्स वाइज और एक ही दिन में अपनी पूरी किताब को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव नहीं हो पाता है कभी कभार। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जिन्होंने शुरुआत से तो पढ़ाई नहीं की होती है, लेकिन जैसे एग्जाम का लेकिन जैसे एग्जाम का समय आता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, एक ही रात में या 2 4 5 घंटों में अपनी पूरी किताब को या नोट्स को फिर यूट्यूब के वीडियो देखना, इन सारी चीजों पर वो फोकस करने लग जाते हैं। इसमें समय की तो बर्बादी होती है, साथ ही साथ जो प्रेशर है प्यारे बच्चों वो कभी भी रिलीज नहीं हो पाता। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी प्रेशर के ऊपर भी है और साथ ही साथ हमें पेपर किस प्रकार से करना होगा, क्या हमारी सोच होनी चाहिए उस पेपर को लेकर और किस प्रकार का पेपर हमें मिलेगा, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी एग्जाम है आपका उसमें आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज्ड नहीं होना है। आराम से अपने प्रेशर को रिलीज करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। जो भी पेपर आएगा आप ये मान के चले कि आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम अपने इस विज्ञान विषय के एग्जाम को लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे मुख्य बात तो ये है प्यारे बच्चों कि जो भी प्रेशर आपके दिमाग में है आप उसे एग्जाम सेंटर से ही बाहर खाली करके जाएं, एक कचरे के डिब्बे में डाल दें, ताकि आपको लगे नहीं कि आपके ऊपर भी कोई प्रेशर है। क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में जो भी पेपर आएगा वो आपका अच्छा ही होगा। इसके लिए मेरी 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 तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें पेपर को किस प्रकार से करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो बात है वो है हमारे पेपर का जो टाइम होता है वो 3.25 घंटे का होता है। मोस्टली विद्यार्थी क्या करता है, उसको पता होता है कि 3 घंटे और 15 मिनट का जो टाइम होता है उस 15 मिनट के टाइम के अंदर एक मोर इंटेलिजेंट बच्चा ये करने की कोशिश करता है कि वो 15 मिनट में अपने पेपर को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि हमारे पेपर में क्या आया है, किस पार्ट से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास सवाल है, कितने न्यूमेरिकल है, किस चीज का मात्रक हमसे पूछा गया है, भविकल्पिक क्वेश्चन कितने हैं, अतिलघुरात्मक कितने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं। और यही एक ऐसी सोच है जो सबसे बढ़िया सोच होती है कि आप इस 15 मिनट के अंतराल में जो भी चीजें आपको पता है आपके पेपर में आई है उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। क्योंकि होता ऐसा है नहीं प्यारे बच्चों की जब कभी हम किसी प्रतिभोज में या विवाह समारोह में जाते हैं तो खाने के बारे में सोचते जरूर हैं, हमें खाना खाना है, लेकिन कभी भी हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि सोचते नहीं है कि हमारे एग्जाम में या हमारा जो विवाह है सॉरी हमारा जो ये विवाह है जिसमें हम आए हैं उसके अंदर बना क्या है, क्या क्या नहीं बना है, उन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर जब आपको अच्छी तरीके से जानकारी होती है तो फिर आप उसी सोच के आधार पर अपने खाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज रह जाए कि आपने पहले ही पेट भर लिया हो, अंत में आपको मिल जाए और फिर आपका पेट खाली सा भी नहीं रहे और आपका मन करे कि यार काश मैंने थोड़ा बहुत पहले कम खाया होता तो मैं इसको और अच्छे से खाया होता। उसी प्रकार का हमारा पेपर है। तो 15 मिनट के अंतराल में आप सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पेपर में आया क्या है, क्या हमें करना है, वो सारी चीज। फिर आखिर के जो बचे हुए 3 घंटे आपके पास में प्यारे बच्चे, आप उस 3 घंटों में अपने पूरे पेपर को करने की कोशिश करेंगे। एक बात विशेष आप ये ध्यान रखिए कि पेपर में कोई सवाल आपको आता हो या नहीं आता हो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश ना करें, उससे संबंधित ही आप कुछ भी लिख दें। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पार्ट से संबंधित या कुछ भी चीजें आप उसमें जोड़ के जरूर आए, ताकि आपको लगेगा नहीं कि मेरा जो पेपर है उसमें वो क्वेश्चन गलत था या मैंने उसको छोड़ दिया है। हो सकता है क्वेश्चन गलत होगा तो भी एग्जामिनर उससे पढ़ेगा जरूर और अगर उससे कुछ मिलता जुलता आपको मिल जाएगा तो आधा एक नंबर वो देने की कोशिश आपको करता है। इससे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं और आपका परिणाम भी बेहतर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। पहला जो सेक्शन होता है उसमें हमारे पास 1 से लेकर 15
या हो सकते हैं कभी कभार 12 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन भी हमको बहुविकल्पिक मिल जाते हैं। और बहुविकल्पिक क्वेश्चन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक सवाल आपसे पूछा जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो बताइए क्या होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्स में कुछ आपको विकल्प दिए होंगे कि हो सकता है विभवांतर हो, एम्पियर हो, ओम हो या प्रतिरोधकता, ऐसे कुछ दिए जाते हैं। अब विद्यार्थी क्या करता है, उसे लगता है कि बहुविकल्पिक क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं बजाय निबंधात्मक क्वेश्चन के लिखने के। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा कठिन होते हैं, निबंधात्मक आसान होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। निबंधात्मक क्वेश्चन जब भी आएगा, मान लीजिए आपको सवाल आता है, आपने सवाल करने की कोशिश की, बीच में कहीं आप अटक जाते हैं और आपने कुछ भी लिख दिया होता है तो वो सही माना जाता है, बिल्कुल एकदम सही रहता है। एग्जामिनर जो होता है ऊपर ऊपर की हेडिंग लाइन और आखिरी की हेडिंग लाइनें पढ़कर बीच वाली चीजों को पढ़ता ही नहीं है, तो वो हमारा वहां पे सही हो जाता है। लेकिन बहुविकल्पिक क्वेश्चनों में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे उत्तर की जो सीमा होती है, यानी जो आंसर हमें देना होता है उसकी एक सीमित दायरा हो जाता है और विद्यार्थी अपने स्तर से कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकता। केवल उन्हीं 4 ऑप्शंस में से उनको चुनाव करना होता है और 4 ऑप्शंस भी ऐसे मिलते जुलते आते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही ज्यादा कठिन होते हैं कि हमें करने ही होंगे, हम शुरुआत से ही निबंधात्मक क्वेश्चन से शुरू करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप पेपर पढ़ेंगे 15 मिनट में, उस पेपर के अंदर आप ये देखेंगे पढ़ते वक्त आप कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे। जो मार्क होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पूरी तरीके से आते होंगे और आपने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी, तो आपने उन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो आप उन पे पहले मार्क कर ले। एक बात आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखें प्यारे बच्चों, कि जब भी आप ए सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस को मार्क करेंगे और कुछ क्वेश्चंस डी सेक्शन में या फिर कुछ सी में या फिर कुछ बी में आप मार्क करते हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है, जल्दबाजी में ए सेक्शन के 2 प्रश्न के, जैसे उसको शुरुआत के 2 प्रश्न आते हैं तो वो पहले और दूसरे क्वेश्चन को कर लेता है, फिर तीसरा चौथा पांचवा उसे नहीं आता है, फिर वो छठा सातवां आठवां नौवां क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। अगर वो भी उसे नहीं आते हैं तो बिना इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो सेक्शन डी डालकर उसके क्वेश्चन करने लगता है और फिर सेक्शन ए के जो क्वेश्चन बचे होते हैं प्यारे बच्चों, वो उसे आखिरी में करने की कोशिश करता है। मतलब आपने सेक्शन ए के ही 2 पार्ट बना दिए, एक तो आपने शुरुआत में किया और एक आपने आखिरी में किया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी सेक्शन आप शुरुआत करें, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो या सेक्शन डी हो, सबको एक ही साथ में करना है। जैसे सेक्शन ए के क्वेश्चन आपने शुरू कर दिए, तो पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना तो अंदाजा हमें हो ही जाता है प्यारे बच्चों कि हमारे 10-12 क्वेश्चन में पहला दूसरा क्वेश्चन करने के बाद में हमें कितनी जगह और चाहिए होती है। तो आप सेक्शन ए के लिए वो खाली जगह छोड़ दें, फिर आगे अगर आपको नहीं आते तो सेक्शन डी में, सेक्शन बी में आप चले जाए, सेक्शन सी में आप चले जाए, सेक्शन डी में आप चले जाए, फिर उसके भी सवाल वैसे ही करने हैं जैसे सेक्शन ए में किए। ऐसा नहीं कि सेक्शन बी के 2 सवाल आ गए और फिर सेक्शन डी के 2 सवाल आपने उसमें ऐड कर दिए, तो वो सारा माजरा और सारा पेपर आपका खराब हो जाता है। एक बात आप इसे ये ध्यान रखें, जो भी सेक्शन के जैसे जैसे क्वेश्चन है आप उसी सेक्शन में करेंगे, किसी और सेक्शन में आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली जो बात हम करेंगे वो क्या होती है प्यारे बच्चों, सेक्शन बी में आपके पास में अति लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको एक लाइन में या फिर खालिस्तान में देने होते हैं, और सेक्शन सी में आपको थोड़े से लघुरात्मक क्वेश्चन जिनके आंसर आपको 2-3 लाइनें 4 लाइनों में देने होते हैं, और आखिर में जो डी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको बड़े क्वेश्चन मिलते हैं जो निबंधात्मक होते हैं, जो कभी कभार एक पृष्ठ के भी हो जाते हैं या फिर 7 से 8 लाइन या 9 से 10 लाइनों के होते हैं। इनमें कुछ डायग्राम्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक विशेष टॉपिक को उठा लिया गया, उसके पार्ट बना दिए गए 3-4 पार्ट बनाकर, फिर उनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, पेपर कैसे करना है, पेपर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो हर यूट्यूबर हर टीचर यही बताता है कि जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता है उस क्वेश्चन को आप पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी एक थ्योरी होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव है। इस वजह से विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले हेडिंग पे डालूंगा कि एग्जाम में उसको देखते ही मुझे लगे कि मैं एक बहुत ज्यादा मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं। पर प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जरूर है कि फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने अच्छा क्वेश्चन डाला तो आखिरी तक भी वो आपको ये सोच रखेगा अपने दिमाग में कि इसने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। लेकिन आपने पहला पेपर कर दिया और उसके बाद में बीच वाले 2-4-5 क्वेश्चन आपने किए ही नहीं, तो फिर वो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन कभी भी नहीं बन पाता है।
मोस्टली होना ये चाहिए कि शुरुआत के पहले से लेकर 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए जो एग्जामिनर के दिमाग में इंप्रेशन यही डाल दे 10 क्वेश्चन तक चेक करते करते कि आपका जो पूरा पेपर होगा बाकी बचे हुए 20 सवाल भी कुछ इसी तरीके के होंगे। एक सवाल से कभी भी इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला, एक से कम 10 सवाल तो आपके होने ही चाहिए और इन 10 सवालों को देखते एग्जामिनर के दिमाग में ये छाप हो जाती है कि ये जो पेपर है ये इसी प्रकार का है और फिर वो बिना देखे भी चेक करने की कोशिश करता है। कभी कभार आपके जो गलत आंसर होते हैं उनको भी वो सही कर देता है। लेकिन एग्जामिनर को आप बिल्कुल भी बेवकूफ ना समझे कि हमने 10 क्वेश्चन सही किए फिर उसके बाद में जितने भी गलत क्वेश्चन किए वो उनको सही कर देता है। मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है जो उसके ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कॉपी चेक करने की आपकी कोशिश करता है। दूसरी चीज आप एक ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आपको केवल एक पेन यूज करना है और वो है ब्लू। आपको ब्लू पेन के अलावा किसी और भी पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम में आप बच्चे क्या करते हैं, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और उसमें ग्रीन पेन, बहुत सारे पेन ऐड कर देते हैं, तो वो जो कॉपी होती है वो रंग बिरंगी हो जाती है, फिर एग्जामिनर का जो प्रभाव है वो आपके लिए खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप मोस्टली एक ही पेन का यूज करें। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ हेडिंग वेडिंग डालनी हो तो उसके लिए आप एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कभी भी आपको रेड पेन यूज नहीं करना है। कई बच्चे सोचते हैं कि हेडिंग के लिए रेड पेन होना जरूरी है, जो कि रेड पेन कभी भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, केवल आपको ब्लैक पेन यूज करना चाहिए। ब्लैक और ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, तो आप हेडिंग जो भी डालें वो ब्लैक से डालें और जो भी आंसर आपको लिखना होता है वो ब्लू से आप लिख सकते हैं। एक दूसरी बात और आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई सवाल, हमारा सवाल नंबर हम कह देते हैं कि 15वां है और इस 15वीं सवाल में हमारे पास सेक्शन ए है, फिर उसमें बी है, फिर सी है, तो हमारे जनरली बच्चे क्या करते हैं 15वां क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और फिर एक सेक्शन कर देते हैं, बी सेक्शन कर देते हैं और ये जो सी सेक्शन वाला पार्ट है इसको वो भूल जाते हैं, करने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उनको आता नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। फिर इस सी सेक्शन को पीछे जाकर वो क्वेश्चन नंबर 15 डालकर उसमें सी सेक्शन डालते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है प्यारे बच्चों। होता है कि आपका क्वेश्चन सही कर दिया जाता है, लेकिन यह कि आपके इंप्रेशन को, प्रभाव को खत्म करता है, क्योंकि अगर यहां पर मान लीजिए ए बी सी 3 सेक्शन है और ये तीनों सेक्शन 6 नंबर के हैं, पहला 2 है, फिर दूसरा 2 नंबर का, फिर दूसरा 2 नंबर का, तो आपने 2 कर दिए तो 4 नंबर यहां से आपको मिलेंगे और 2 नंबर आप आशा करते हैं कि पीछे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पीछे चेक करके नहीं आता है। कभी कभी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, आपका सेक्शन अच्छा होता है, तो वो 6 की जगह 5 नंबर देने का मार्क यहाँ काम करता है 5, और फिर वो उसको चेक दोबारा करता है तो पीछे आपको 2 नंबर वो कभी भी नहीं देगा। फिर हो सकता है वो आपको यहाँ पर आधा ही नंबर दे ताकि आपके 5.5 नंबर हो जाए, जबकि आपका आंसर सही यहाँ पे होना चाहिए था, तो सर यहाँ पे 2 नंबर हमको मिलते हैं तो वो हमें कट जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जिस भी सेक्शन के क्वेश्चन आपको मिले उसको सिमिलरली एक ही रेखा में आपको करना है। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरी एक और बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने जनरली ये देखा है प्री बोर्ड्स एग्जाम में कई बच्चे जो ऐसे होते हैं क्वेश्चन कभी भी लिखते ही नहीं, और यह उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो क्वेश्चन लगाते हैं, नंबर उसका कभी लिखते ही नहीं है और क्वेश्चन करते हुए चले जाते हैं। वो समझते हैं कि इतना सा काम एग्जामिनर हमारे लिए कर देगा, पर एग्जामिनर कभी भी बच्चों आपके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं करता है और क्वेश्चन नहीं लिखता है। इसीलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपको लिखना है मोटे मोटे अक्षरों में ताकि एग्जामिनर को दिखा जाए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर लेकर उसमें छोटा सा आप 10 लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी, ताकि वो दिखेगा ही नहीं। आपको बड़े बड़े मोटे अक्षरों में इस बात को लिखना है, क्लियरली मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जो भी आपका क्वेश्चन है। एक अंतिम बात जो है प्यारे बच्चों वो हमारे न्यूमेरिकल में है। न्यूमेरिकल में जो चीज होती है हमारी वो होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जोड़ गुणा भागी भाग से संबंधित जब हमारे पास में कोई सवाल आ जाता है, कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन जो होता है उसका हमारे पहले ही हमने जो पढ़ा होता है उसमें हमारे आंसर्स हमारे दिमाग में छपे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वही हम छाप दें और बिना कैलकुलेशन करके हम अंत में वो आंसर छाप देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा आंसर सही है, एग्जामिनर तो केवल आंसर पे ही जाएगा, लेकिन वो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी चेक करता है, और अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक उससे मिल रही नहीं होती है तो फिर वो उसको गलत ही कर देता है प्यारे बच्चों। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये हमारे पेपर की बात हुई। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रेशर है प्यारे बच्चों वो क्या है। देखो, किसी भी चीज के लिए प्रेशर एक तरीके से मैं ये समझता हूं कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि अगर प्रेशर रहता है तो हमें चीजें
करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। अगर प्रेशर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम रिलीफ करने की कोशिश करते हैं, आराम करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे समय में हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। शुरुआत में जब आप करते हैं, आपके पास में कोई भी प्रेशर नहीं होता। जब आप पढ़ते हैं तब आपके पास में कोई प्रेशर नहीं होता है। ऐसे वक्त में टीचर आपसे कितनी भी बार कह दे कि भाई समय हो चुका है, अब कुछ दिनों बाद में आपके एग्जाम होने वाली है, हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, अब ईयरली एग्जाम आएगी, तो आप पढ़े। लेकिन विद्यार्थी इस उम्र में क्या होता है, मेच्योर नहीं हो पाता है, तो वो समझता नहीं इन सब चीजों को और अपने ही दिमागी करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में वो पढ़ता नहीं, और फिर जब लास्ट टाइम आता है तो फिर उसको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। तो एक तरीके से प्रेशर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, पर एग्जाम के वक्त प्रेशर इस बात का कतई आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मेरा पेपर खराब होगा या मैं फेल हो जाऊंगा। इस बात का अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रखे कि जो मैंने पढ़ा है उससे ही संबंधित मुझे पेपर में मिलेगा, और अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो मैं पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं यही खत्म करता हूं। फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक अपनी एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।